नमस्कार विद्यार्थियों। क्या आप सभी लोग भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं? पहला प्रश्न, मानचित्र पर कहां पर इस सभ्यता का विकास हुआ? दूसरा प्रश्न, सर इसे नगरीकृत सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? तीसरा प्रश्न, यहां पर मिले कई सारे प्रमुख शहर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, इन सभी की विशेषता क्या थी? चौथा प्रश्न, यहां पर विद्यमान जितने भी निवासी थे, क्या उनकी धर्म, ईश्वर, मूर्ति पूजा, मंदिर, इन सभी में विश्वास था? और अन्य तमाम बातें, इन सभी प्रश्नों का आंसर इस वन शॉट हिस्ट्री की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, तो सभी लोग जुड़े रहें। पहला यक्ष प्रश्न निकल के सामने आता है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में कहां पर विस्तारित थी? तो आंसर है भारत और पाकिस्तान जो वर्तमान के हैं, इन दोनों क्षेत्रों पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे प्रमुख स्थल देखने मिलेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी? देखो भैया, झेलम यहां पर देखने मिल रही है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन पूरे पर्टिकुलर नदियों के बेसिन में ही इस सभ्यता का सबसे ज्यादा मात्रा में चरम विकास हुआ। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग इस सभ्यता को सप्त सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, मतलब ऐसी सभ्यता जो 7 नदियों के किनारे रची बसी थी। सर अभी तो आपने बताया सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, ये तो टोटल मात्र 6 नदियां हो रही हैं। ये 7वीं नदी कौन सी है? तो भैया ये 7वीं नदी जो अभी वर्तमान में दिखती नहीं है, जिसका नाम था सरस्वती, इसका भी इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि जब आप बोर्ड पर देखोगे ध्यान से, तो ध्यान से देखिएगा, राजस्थान हरियाणा वाली जगह से एक नदी गुजर रही है जिसका नाम है घग्गर और हाकरा। इसी घग्गर और हाकरा को कहा जा रहा है कि पहले के समय पर सरस्वती नदी के रूप में जानी जा रही थी, कुछ लोग मानते हैं ऐसा। और इसके आसपास भी आपको महत्वपूर्ण शहर देखने मिल रहे हैं, जैसे कि यहां पर मैं 2-3 चीजों को हाईलाइट करूं तो आपको समझ में आएगा। कालीबंगन इसी घग्गर और हाकरा नदी के किनारे पर अवस्थित है, राखीगढ़ी इसी नदी के किनारे पर अवस्थित है। यही कारण है कि एनसीईआरटी और कई सारे विद्वान कहते हैं कि इसे सप्त सैंधव नाम देना ज्यादा उचित होगा। सिंधु 5 नदियां और एक प्रमुख नदी कौन सी? सरस्वती नदी। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं, क्योंकि रटना थोड़ा कठिन होता है, आपको समझाने पर फोकस होना चाहिए, ठीक है? 7वीं सदी के आसपास में पंजाब का जो प्रांत है, मतलब जो पाकिस्तान वाली जगह थी, वहां पर क्या करा लोगों ने, घर बनाने के लिए खुदाई करी और मिट्टी विट्टी की आवश्यकता है। अब मिट्टी के साथ में वहां पर पकी और अलंकृत ईंट निकली, तो लोगों ने सोचा यार तो ईश्वर ने चमत्कार कर दिया। बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हो ना हो, अंदर कुछ ना कुछ इतिहास दबा हुआ है। खैर उस समय पर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी तो वो पता नहीं लगा पाए, परंतु समय आया अंग्रेजों के आसपास का 1856, जब कराची से लाहौर की तरफ रेलवे बनाई गई। उस समय भी खुदाई का बहुत बड़ा काम हुआ और यहाँ पर से भी पकी हुई ईंटें निकल रही हैं, कई सारी चीजें निकल रही हैं। तो इन लोगों के दिमाग में आया, होना हो यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता दबी हुई है जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए। और फिर एंट्री होती है 1861 में एक व्यक्ति की जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने ही सबसे पहले भारत के अंदर में पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मूल रूप से स्थापना करी। इसी का मेन काम होता है कि खुदाई की जाए और इस प्रकार के शहरों का पता लगाया जाए, कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, और इसी को हम इतिहास के रूप में जानते हैं। समझना इस बात को। फिर 1902 से लेकर 1928 के समय तक इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बनते एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम था जॉन मार्शल, और इस सभ्यता को पता करने में, इसके बारे में छानबीन करने में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। अगर अपन भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय लोगों की बात करें तो आपको थोड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि इस सभ्यता का सबसे पहले जो पहला शहर हमको मिल रहा है वो कब मिल देखने मिल रहा है? 1921 में। कौन सी नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर, जिसका नाम था हड़प्पा। सबसे पहला शहर खोजा जा रहा है 1921 में, और यही कारण है कि कई सारे लोग इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही शहर खोजा गया था। सर ये शहर कहां पर अवस्थित है? तो आंसर ये पाकिस्तान में मोंटगोमरी नामक इस जगह है, उसी जगह पर हड़प्पा शहर मिला। सर किसने खोज करी इसकी? राय बहादुर दयाराम साहनी साहब ने इसकी सबसे पहले खोज करी। फिर एक ही साल बाद राखलदास बनर्जी कहते हैं भैया हम पीछे क्यों हटे, अब जोरों शोरों से काम चल रहा है सभ्यता के कई सारे शहरों को खोजने का। तो एक साल के बाद में ही मेन सिंधु नदी किनारे पर पाकिस्तान में एक जिला है लरकाना जिला, वहां पर एक बहुत बड़ा शहर खोजा गया, मोहनजोदड़ो। और याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसके यहाँ पर कई सारे साक्ष्य देखने मिलते हैं। यहाँ पर से वृहद अन्नागार मिला है, यहाँ पर से एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल स्नानागार मिला है, सभी चीज आपको बताऊंगा।
सर इस सभ्यता के कई सारे प्रमुख नाम हम लोगों ने सुने हैं, क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? तो ध्यान सुनिएगा इस बात कहानी को। इस सभ्यता का अगर अपन समय को मापें तो कई सारे विद्वान इसमें मतभेद प्रकट करते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका टाइम बताया है। परंतु अगर अपन विज्ञान, कार्बन डेटिंग, रेडियो डेटिंग की बात करें तो लगभग समय बताया गया है 2400 से लेकर 1700 बीसी। बीसी याद रखना, एडी नहीं, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी यहां पर चल रही है। ये प्राचीन कालीन सेगमेंट है और यही कारण है कि इतिहास की दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। सर इस शब्द का अर्थ क्या होगा? 2 मिनट में समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरी इस हिस्ट्री की क्लास में। ध्यान सुनिएगा, सबसे जो प्राचीन समय माना जाता है उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल। सर ये 3 अलग अलग जो आप नाम बता रहे हो इनका अर्थ क्या होता है? भैया दुनिया के अंदर में अगर कोई भी चीज, कोई भी सभ्यता, कोई भी साक्ष्य हमें मिले हैं, अगर हमें पता लगाना है कि इतिहास कैसा था, तो यहां पर से आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा होगा। यहां पर लेखन शैली का विकास जहां पर नहीं हुआ है उसको आप प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हो। जैसे कि अगर आप स्टोन एज की बात करें, पाषाण काल की बात करें, तो यहां पर मिलने वाले पत्थर, कुल्हाड़ी, इन्हीं से आपने इस समय का पता लगाया। यहां पर कोई लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, यहां का कोई साहित्य नहीं मिला। दूसरी कहानी आती है आदि ऐतिहासिक काल। यहां का कोई ना कोई लिखित साक्ष्य जरूर था, कोई ना कोई लिपि जरूर थी, परंतु अभी मानव इसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है, अभी तक हम इसे नहीं पढ़ पाए हैं। इसी को हम क्या क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और याद रखना, इतिहास की वो धारा जहां पर साक्ष्य के अंदर में लिखित साक्ष्य है भी और इसे हम पढ़ भी पाए हैं, समझ भी पाए हैं, इसे हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जैसे कि महाजनपद के बाद का समय। ठीक है, याद रखना। इसी कारण से मैं क्या बोल रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर जो भी लिपि मिली है उसे मानव अभी तरह से सही तरह से पढ़ नहीं पाया है। इसका भी एक कारण है जो आगे समझ में आएगा। यह एक प्रकार की कैसी सभ्यता थी? नगरीकृत सभ्यता थी। क्यों ऐसा? जब मोहनजोदड़ो को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे व्यापार वाणिज्य हो रहा है, यहाँ पर विदेशों के साथ व्यापार हो रहा है, बंदरगाह की संकल्पना है। यही सब कॉन्सेप्ट कभी किसी ग्रामीण सभ्यता में नहीं देखने मिलेंगे, इसलिए इसको नगरीकृत सभ्यता कहा जा रहा है। तो जल्दी से एक बार रिवीजन करो, क्या समय बताया जा रहा है? कार्बन डेटिंग C14 पद्धति के हिसाब से 2400 से 1700 बीसी नगरीकृत सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक काल है, मतलब यहां पर लिखित कुछ हमें मिला तो है, परंतु अभी तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, वो थोड़ा समय उसमें लगने वाला है। सर इस समय के मूल निवासी कौन थे? यहाँ के लोग कौन थे? मतभेद है भैया। इतिहास के इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में डिबेट चलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आर्य थे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की भारत में स्थापना करी, ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये भारत के बाहर से आए थे। जैसे कि मैक्स मूलर कहता है, मैक्स मूलर कहता है कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और जैसे ही वो आए उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। अगर आर्य आक्रमण थ्योरी को माने तो वर्तमान में कुछ लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो बात अलग है। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में जो मूल निवासी थे वो भारत के द्रविड़ियन लोग थे, और कुछ लोग मानते हैं भूमध्य सागर के जो लोग थे उन्हीं को सिंधु घाटी सभ्यता का मूल निवासी माना जा सकता है। तो मैंने आपको सबसे पहले मानचित्र पर आपको इसकी लोकेशन दिखाई, दूसरा ऐसे कई सारे नाम दिखाए। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कहां पर इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण याद रख लेना, रट लेना, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों चीज साथ में बताते जा रहा हूं। उत्तर के अंदर में अगर आप जाओ तो जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। कौन सी नदी के किनारे पर है ये? चिनाब नदी के किनारे पर है। सिंधु की सहायक है, बहुत मेहन सहायक नदी है। इसी मांडा को सबसे उत्तरी पोर्शन माना जाता है। दक्षिण में अगर आप आओगे तो आ जाओ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नदी है गोदावरी, इसी नदी के किनारे पर एक जगह है दाइमाबाद। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम विस्तार है। पूर्व में उत्तर प्रदेश में जाइए और उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर। ये कौन सी नदी के किनारे पर है? हिंडन। हिंडन का संबंध यमुना नदी के साथ में है, लिख लो जल्दी से, आपको काम आएगा ज्योग्राफी में। पश्चिम में अगर आपको आना है तो आप पहुंच जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है सुद कंगेडोर, कहां पर? बलूचिस्तान। आप सभी को पता है ना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने की ट्राई कर रहा है, ये भी बेचारा बधाइयों बधाइयों के चक्कर में है। कौन सी नदी भैया? दाश्क नदी। तो ये चारों छोरों पर, एक काम करो, इस जरा बोर्ड पर देखो, मानचित्र में अगर कुछ चीज देखोगे तो, क्योंकि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं बार बार, ज्योग्राफी और इतिहास को अगर आप मैप के माध्यम से समझ लोगे तो आपके सारे संशय, दुख, दरिद्रता मिट जाने वाली है। तो ध्यान से देखो, जम्मू कश्मीर में मांडा है,
अगर साउथ में आप चले जाओगे तो दाइमाबाद है, अगर आप पूर्व में जाओगे तो आलमगीरपुर है, और पश्चिम में जाओगे तो ये रहा सूत कांगेडोर। इन्हीं क्षेत्रों में किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विस्तार हुआ। क्लैरिटी है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से प्रमुख नगर थे, इसी तो हम नगरीय सभ्यता कह रहे हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे गांव नहीं मिल रहे हैं, बड़े बड़े नगर मिल रहे हैं। कौन सा नगर मिला, मोहनजोदारो पाकिस्तान में अवस्थित है, हड़प्पा नगर, धोलावीरा गुजरात में अवस्थित है, बताऊंगा इसके बारे में। राखीगढ़ी नया नया खोजा है परंतु बहुत प्राचीन है, हरियाणा वाली जगह पर है। कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है, यहाँ पर चूड़ी और पाकिस्तान से हुए खेत यहाँ पर से मिले हैं, तो बहुत बड़ी जरूरी जगह आपको कालीबंगा की देखने मिल जाती है। सर अभी आपने कहा था कि यहाँ पर कुछ लिखा तो गया है, लिखे साक्ष्य तो है, परंतु यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई है, ऐसा क्यों? याद रख लेना, रट लेना एक पॉइंट को। यहाँ की लिपि थी भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। मतलब मेरे को कुछ बातें बताना है तो मेरे को क ख ग घ का नॉलेज नहीं है, एबीसीडी का नॉलेज नहीं है। जैसे कि मेरा नाम जो भी है तो मैंने अपने नाम के लिए अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करा, भाव का इस्तेमाल करा है। कि आपको क्या बोल रहा है कि मान के चलो मेरा नाम क्या है, रामलाल, तो मैंने भगवान श्री राम का धनुष से ऐसा मामला बना दिया, तो अनुमानता है बात निकल के आएगी कि यार ये भगवान श्री राम, राम शब्द को क्या कर रहा है, संकेतिक कर रहा है। तो अर्थात संकेतिक भाषा को इन्होंने लिपिबद्ध करने का प्रयास करा था। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब हम उल्टी की तरफ से लिखी जा रही है, जिस कारण से आज हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत कम शब्द हैं जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर देखने मिल रहा है, उटपटांग शब्द देखने मिल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे पता चलेगा तो हमें और जानकारियां इस क्षेत्र की मिलने वाली है। क्लैरिटी है, बने रहे। अगर आपको देखने मिल रही है कई सारी मोहरें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें इन मोहरों से भी बहुत सारी चीज समझ आती है। जैसे कि एक जरा ध्यान से देखो, एक मोहर मिली है जहां पर एक और उसकी सहायक नदियों के पास एक सींग है, तो इसके लिए भी एक सींग वाले की वहां पर मतलब बड़ा महत्वपूर्ण था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। ऐसा कहते हैं ये कुछ और नहीं, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का चित्रण है किसी मोहर पर। यह भगवान शिव का आदि रूप है और आसपास से कई सारे जंतु जानवर पाए जा रहे हैं। अर्थात भगवान शिव की पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा उस समय के लोग किया करते थे। ऐसे हम सारे चीज निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अब थोड़ा सा डेप्थ में आएंगे, मैं आपको प्रमुख शहर और उनकी लोकेशन बताऊंगा। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आता है, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं और उनकी खोज किसने करी। तो पहला, जैसे कि मैंने अभी हाल कहा, सबसे पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा शहर था। रावी नदी के किनारे पर है, आप सभी को पता है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ कौन सी नदी के किनारे पर है, रावी नदी। किन्ने खोज करी थी, दयाराम साहनी साहब ने 1921 में। पाकिस्तान की कौन सी जगह थी, मोंटगोमरी नामक स्थान, याद हो गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो, कहां पर है सर ये, लारकाना जिला पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। कौन थे भैया इसे खोजकर्ता, राखलदास बनर्जी इसके प्रमुख खोजकर्ता माने जाते हैं, याद रखना। अगर हम बात करें, इसी के पास में चहुंदड़ो स्थित था, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज करी थी सिंधु नदी किनारे। हम अगर भारतीय गुजरात में चले जाएं तो बहुत जरूरी शहर देखने मिलेगा, लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव जी के द्वारा की गई, भोगवा नदी किनारे पर अवस्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, डाकयार्ड था, गोदीवाड़ा था, विदेशी व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इसी के पास में धोलावीरा अवस्थित है, धोलावीरा की खोज रविन्द्रनाथ जी के द्वारा की गई, गुजरात में अवस्थित है। अगर अपन थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए राजस्थान में, तो कालीबंगन का नाम स्थान में निकल के आता है। कहां पर भैया, घग्गर नदी के किनारे पर अवस्थित है, खोजकर्ता का नाम वहां पर लिखा है। बनावली, रोपड़ का नाम याद रखना, रोपड़ कहां पर अवस्थित है, पंजाब वाली जगह पर। और सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित है, यगदत्त शर्मा जी के द्वारा इसकी खोज की गई। मतलब मैंने महत्वपूर्ण शहरों के बारे में अभी आपको बताया। अब हम कुछ अन्य बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात, सर इस सभ्यता की नगरीय विशेषता किस प्रकार से थी, किस प्रकार के यहाँ पर नगर बनते थे। ध्यान से जरा इस फोटो को देखो, ये पूरा का पूरा मोहनजोदाड़ो नाम का एक शहर है। ये शहर या कोई से भी जितने भी शहर थे, ये दो भागों में बटे हुआ करते थे। एक था उच्च भाग और एक था निम्न भाग। यहाँ उच्च भाग और निम्न भाग का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी सी ऊंची जगह, एक किले नुमा संरचना पर ये कई सारे बड़े बड़े सार्वजनिक घर बने होते थे। अच्छा, यहाँ पर से आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सर ये ऊंचाई वाले किलों पर कौन रहते थे, यहाँ पर उच्च वर्ग रहा करता था। उच्च वर्ग मतलब जो शासन करता था, जैसे कि बड़े बड़े जो व्यापारी वणिक वर्ग थे, वो उनके घर यहाँ पर विद्यमान थे। जो सार्वजनिक समुदाय के घर थे वो यहाँ पर विद्यमान थे, जबकि सामान्य लोगों के घर यहाँ पर विद्यमान थे ये निम्न वाले क्षेत्रों में। यहाँ पर किलेबंदी हुआ करती थी, प्रायः निम्न क्षेत्र वाली जगह पर किलेबंदी नहीं थी। इसका एक अपवाद है, इस अपवाद का नाम है कौन सी वाली जगह भैया,
कालीबंगन, कालीबंगा में ऐसा देखने मिला है कि ये निम्न क्षेत्र और उच्च क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में किलेबंदी देखने मिली। किलेबंदी मतलब क्या, यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको बनाया जाता था। अगर हम बात करें किस प्रकार से सर ये शहर बने हैं, किस प्रकार से नगर बने हैं, तो एक ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड पद्धति मतलब क्या, देखो भैया यहाँ पर चौराहा बना हुआ है, एक रोड यहाँ जा रहा 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 है, और कई सारे शहर कैसे ऐसे आयात समकोण इस प्रकार से बने हुए हैं। ग्रिड पद्धति यहाँ की महत्वपूर्ण चीज थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जल निकासी व्यवस्था। आज भी भारत के कई सारे शहरों को सीखना चाहिए इन लोगों से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्पष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। मगर मतलब एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास के शहरों में देखना, थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा गिर जाए तो सारा रोड पे पानी आ जाता है, वहां पर पूरी एक गंदगी पड़ी हुई है, मच्छर आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, पानी आगे निकलने का नाम ही नहीं रहा, नाली चौक हो चुकी है। इनको देखो भैया, इनके यहाँ पर कैसा था, छोटी नाली बड़ी नाली से मिल रही है, और नाली की सबसे मेन विशेषता, वो नालियां ढकी रहती थी। मतलब इन लोगों में, इतने पुराने लोगों में, इतनी पुरानी सभ्यता के अंदर में भी कम से कम स्वच्छता का नॉलेज था कि स्वच्छ रहेंगे तो भैया सारा काम बन पाएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसी वाले क्षेत्र से मानी गई है, हमें सीखना भी चाहिए। अगर बात करें सर किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, तो कई जगह पर पक्की ईंट देखी गई है, और कालीबंगन में स्पेसिफिकली अलंकृत ईंट, मतलब डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग वाली कहानी पर देखने मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेरे को जानकर आश्चर्य हुआ, हम अपना घर कहां पर बनाते हैं, जैसे कि मान के चलो ये हमारा घर है, तो घर का जो मेन दरवाजा होगा हम रोड के सामने बनाएंगे, इस वाली जगह पर बनाएंगे। ये लोग अलग ही चतुर थे, इन लोगों ने क्या बोला कि हम रोड के सामने अपनी घर और खिड़की नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? हो सकता है वहां से धूल मिट्टी पॉल्यूशन आ रहा हो और सुरक्षा के लिए भी खतरा होता है। तो ये लोग अपोजिट साइड में अपना क्या बनाते थे, मेन घर वर बनाते थे। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। केवल कहां पर, लोथल में हमें ऐसा देखने मिला है कि रोड के सामने ही हमको घर और दरवाजे और खिड़कियां देखने मिली है। मतलब कुछ आवाज हर जगह पर बने रहते हैं भैया। तो मैंने अभी आपको बताया था शहर उच्च भाग और निम्न भाग में देखने मिलता है, कहीं कहीं इसके भी अपवाद है, परंतु ये मान के चलना कि यहाँ पर भी दो अलग अलग वर्ग थे। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करें। मोहनजोदड़ो नाम की जगह पर सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां पर मिली है, वृहद स्नानागार, स्विमिंग पूल। वास्तव में ऐसा देखने मिला बहुत सारी चीजों के माध्यम से, ये स्विमिंग पूल एक प्रकार के किसी कार्यक्रम के अंदर में सब लोग वहां पर सम्मिलित हो रहे हैं, और उस कार्यक्रम के माध्यम से स्नानागार का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लैरिटी है, इसका स्नानाकुंड अच्छा खासा लंबा चौड़ा गहरा था, इसको आप देखते रहिएगा। अगर अपन बात करें कृषि और पशुपालन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में, तो एक बात खुद ही सोच लो कि मोहनजोदड़ो एक नगरीकृत शहर के रूप में जाना जा रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। नगर बनने के लिए आसपास कहीं ना कहीं एक सर्वश्रेष्ठ गांव होना बड़ा जरूरी है, और गांव के अंदर में जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। नगरों के अंदर में भी व्यापार होता है, परंतु व्यापार होगा किस चीज का, किसी ना किसी वस्तु का ना। इस वस्तु का तो उत्पादन करना पड़ेगा ना। तो क्या आसपास वहां पर क्या कहीं पर कृषि और पशुपालन नहीं हो रहा होगा? ऑब्वियसली हो रहा होगा। और कौन सा, देखो भैया जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हमें कहां से, और कालीबंगन से। और छोटा मोटा एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। कैसे पता चला? सोचो, एक विशाल अन्नागार देखने मिला है, विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार कहां पर से? मोहनजोदड़ो के अंदर में देखने मिला है। ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, इससे बड़ी इमारत कोई सी नहीं है। अन्नागार जहां पर गोडाउन, आप क्या करोगे, अनाज को रखकर रखोगे। सोच के देखो, तुम्हारे पास में अनाज ही नहीं है तो क्या तुम गोडाउन बनाओगे? और इतना बड़ा गोडाउन बनाओगे? इतना बड़ा गोडाउन देख के तो यही समझ में आ रहा है ना कि वहां पर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा होगा, अधिशेष उत्पादन हो रहा होगा। और अधिशेष उत्पादन हो रहा है तो वहां पर के लोग खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, मतलब व्यापार भी कर रहे हैं। और व्यापार से ही कौन सी सभ्यता बन रही है? नगरीकृत सभ्यता बन रही है। मतलब यहाँ पर विकसित कृषि और अधिशेष उत्पादन था। सर उत्पादन किसका होता था? तो ऐसा बताया जाता है गेहूं और जौ का उत्पादन हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं से, कहां से? लोथल गुजरात वाली जगह, और रंगपुर ये भी गुजरात में ही अवस्थित है। यहाँ पर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब वहां के लोगों को चावल के बारे में भी जानकारी थी। अगर अपन बात करें पशुपालन, तो पशुपालन में भैंस और बैल का सर्वाधिक मात्रा में पशुपालन था। खैर घोड़ों के बारे में इतने बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिले, परंतु हाँ फिर भी आप जब जाओगे सुरकोटदा के अंदर में, तो वहां पर से इसके अस्थि पंजर, इसके कुछ साक्ष्य देखने मिले हैं, अवशेष देखने मिले हैं। किसके? घोड़े के। याद रखना इस बात को। अगर हम बात करें धार्मिक विशेषता की, कि उस समय के लोग कौन से धर्म को मानते थे? क्या ईसाई को मानते थे, कि जैन थे, कि बौद्ध थे, किस धर्म के थे? तो आंसर है उस समय की है ना बहुत स्पेसिफिक आप पता नहीं लगा पाए हो, परंतु जैसे कुछ मोहरें मिली हैं, जैसे कोई मूर्ति मिली है, तो आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे कि क्या?
मंदिरों के अवशेष तो नहीं मिले कि एक पर्टिकुलर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, मंदिर है जहां पर लोग जाके पूजा करें, ऐसा नहीं मिला। परंतु हाँ, एक दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा मिली है। मतलब ये बात तो क्लियर हो रही है कि वहां के लोगों की पूजा पद्धति में कुछ ना कुछ विश्वास रहा है। ये दाढ़ी वाला पुजारी कहां पर देखने मिला, देखो ध्यान, मोहनजोदड़ो से ही ये पुजारी की क्या देखने मिली है, प्रतिमा देखने मिली है। एक और प्रतिमा देखने मिली है, कौन सी, उर्वरता देवी या मातृ देवी की यहाँ पर प्रतिमा देखने मिली है। मतलब इस समय का समाज ऐसा बताया जा रहा है कि मातृ सत्तात्मक था। मतलब यहाँ पर महिलाओं का अच्छा खासा स्थान था, मातृ देवी की पूजा होती है। इसलिए आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे तो वहां पर एक छोटी सी मातृ देवी की पूजा के लिए एक लड़की जिसको माता का अवतार माना जा रहा है, उसको स्नान करने के लिए वो बड़े से स्विमिंग पूल में भेजा जा रहा है। याद रखना, थोड़ा कनेक्शन बनाते हुए चलना, क्लैरिटी है। तो कौन सी देवी, मातृ देवी की पूजा हो रही है। साथ ही साथ हम कई जगह पर वृक्ष की पूजा भी देखते हैं, प्रकृति पूजा भी देखते हैं, और शिव पूजा के भी साक्ष्य देखने मिल रहे हैं। शिव पूजा अभी हाल मैंने कहा था, पशुपतिनाथ जी की मोहर देखने मिली थी। पशुपतिनाथ भगवान शिव का सबसे पुराना स्वरूप है। और कई सारे किसकी पशु, ये देखो एक श्रृंगी यहाँ पर देखना, कुबड़ वाले सांड, कुबड़ वाले सांड को भी इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पशुपतिनाथ जी की मोहर देखने मिली है, जिसके कहां से, मोहनजोदड़ो से। आसपास कौन कौन से जानवर है, हाथी है, गेंडा है, चीता है, भैंस है, इस प्रकार की कहानी हमको देखने मिल रही है। कालीबंगन से हमें अग्निकुंड देखने मिल रहा है। मतलब हो सकता है कि उस समय के लोग भी यज्ञ तो नहीं परंतु उस जैसे कुछ कर्म कांड में विश्वास रखते हो, ऐसा मान के चल रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, सूर्य की उपासना के चिन्ह मिले हैं। एक बहुत जरूरी चीज बताता हूं आपको मैं, सिंधु घाटी सभ्यता में शवधान प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके शरीर का क्या किया जाए, इसको लेके बड़ा मतभेद है। जब आप अरब में जाओगे तो अरब से जितने भी धर्म निकले, इस्लाम धर्म निकला, तो वहां पर दफनाने की प्रक्रिया मेजर उनकी परंपरा में आएगी, जलाएंगे नहीं वो, क्योंकि उस जगह पर तो भैया मरुस्थल है, वनस्पति होती नहीं है, तो वो जलाएंगे कैसे। जबकि भारत के अंदर में जो भी संस्कृति पैदा होंगी, धर्म पैदा होंगे, वो जलाने की प्रक्रिया को बल देंगे। तो सर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे, कहीं ना कहीं से जलाने के साक्ष्य मिले हैं जैसे मोहनजोदड़ो में, कहीं ना कहीं दफनाने के साक्ष्य मिले हैं जैसे कि हड़प्पा में। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको युग्म समाधि देखने मिली है। मरने के बाद कपल, मतलब ऐसी समाधि जिनमें दो जोड़े नुमा है कहानी। हो सकता है कि पति और पत्नी जब मरे तो दोनों को साथ में दफनाया गया हो। कहीं कहीं उनकी प्रिय वस्तु भी देखी गई, कहीं ना कहीं जंतु जानवर भी साथ दफनाए देखे गए। ये बड़ा एक सोचने वाली बात है, जो उनकी इस लोक में और किसी दूसरे लोक में विशेषता को दर्शाती है। क्लैरिटी है। अगर हम यातायात के बारे में बात करें तो याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण कहानी वहां पर हमको देखने मिलती है सड़क। सड़कें कुछ इस प्रकार की थी, वो सब एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। बहुत जरूरी मेन कहानी, जो आयताकार ग्रिड सिस्टम था वो सड़कों में भी देखने मिल रहा था। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसका नाम क्या था, लोथल। याद रखना, लोथल कौन सी नदी के किनारे पर अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। पाकिस्तान, यहीं पर कौन है, सूरकोटदा। ये सारे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनका काम क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था, मतलब विदेशी व्यापार के लिए था। बाकी स्थानीय लोग तो भैंस गाड़ी और बैलगाड़ी से काम कर रहे थे। सर, इस समय का समाज कैसा था, महिलाओं के प्रति कैसी भावनाएं थी, तो देखने मिलता है कहीं कहीं पर्दा प्रथा थी, कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति थी। अर्थात भले ही इसको कुछ लोग मात्र सत्तात्मक समाज कह रहे हैं, परंतु ऐसा बताया जा रहा है कि पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति महिलाओं की बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति के बारे में सूचना नहीं दे रहा है। मतलब इसको लेकर थोड़ा मतभेद यहाँ पर बना हुआ है। अगर मोहनजोदड़ो में देखें तो एक नर्तकी की प्रतिमा देखने मिली है कांसे की। जरा आप देखोगे कांसा मतलब आपको ब्रॉन्ज प्रकार की कहानी देखने मिलेगी। एक चीज आपको ध्यान रखिए ना कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस मतलब इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, एक तरह की मिश्र धातु है। किससे मिलके बनती है, कॉपर और टिन से मिलके बनती है। कॉपर मतलब तांबा, एसन मतलब टिन। याद रखना, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में कि सबसे पहली धातु जिसका मानव ने इस्तेमाल करा, तो आंसर है तांबा। लोहे के बारे में तो आर्यों ने सबसे पहले बताया था, अंतरंजी खेड़ा 800 बीसी के आसपास सबसे पहले तांबे के बारे में जानकारी थी। और तांबे को जब टिन से मिलाया जाएगा तो एक धातु मिलती है जिसका नाम है कांसा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कांसे का ही सर्वाधिक इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हम बात करें जीवन शैली कैसी थी, तो कई सारी जगह पर मन के बनाने के कारखाने हैं, सूती वस्त्र और के वस्त्र बनाने के हमको प्रमाण मिले हैं। बहुत सारे लोग पासा खेलते थे, डिजाइन वाले बर्तन बनाते थे और मिठास के लिए शहदों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से उन लोगों की जीवन शैली देखने मिली है। हाँ,
एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि सर क्या उस जगह से तलवार मिली है? तलवार, तो आंसर है हमको तलवार के साक्ष्य मिलते ही नहीं है। पहली बात तो लोहा तो उस जगह पर था ही नहीं, लोहे के बारे में उनको परिचय था ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानते ही नहीं थे। तलवार नहीं थी, इसका मतलब क्या हमें निकलता है, हम कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे? मतलब हो सकता है कि वो समाज थोड़ा शांति प्रिय था, युद्ध में उतना विश्वास ना करता हो, परंतु जैसे ही वैदिक सभ्यता आएगी, बड़े बड़े यज्ञ होंगे, राष्ट्रीय यज्ञ होंगे, अश्वमेध यज्ञ होगा, राजा राजा की कहानी प्रारंभ हो जाएगी, तब वहां से युद्ध, तलवारों और इन सभी का प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार के अंदर में मोहरों का प्रयोग किया जाता था, और मोहरों के अंदर में मैंने आपको बताया एक मोहर ऐसी मिली है जिस पर एक पशु का चित्रण हमें देखने मिला है, और कई जगह से विदेशों के साथ में व्यापार के हमको प्रमाण देखने मिलते हैं। ये इस सभ्यता के व्यापारिक दृष्टिकोणों को भी बता रही है। ठीक है, अपन कब, अपने पास में समय कम है, कंटेंट ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत मेन बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनते जाना। आगे कहानी क्या है सर? इस सभ्यता में जो शासन था, गवर्नेंस था, वो किसके हाथों में था? कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री हुआ करता था जो जनता के द्वारा चुना जाएगा? क्या लोकतंत्र था? क्या सर यहाँ पर राजतंत्र था? क्या राजा की चलती थी, राजा हुआ करता था? क्या यहाँ पर सर धर्मतंत्र था कि धर्म का कोई ही व्यक्ति सबसे सुप्रीम पावर धारण करेगा? आंसर, ये तीनों आंसर गलत है। ना लोकतंत्र, ना राजतंत्र, ना धर्मतंत्र। यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की शासन व्यवस्था थी, और शासन में बैठता था सर्वोच्च पद पर वणिक वर्ग। वणिक मतलब व्यापारी, क्योंकि मैंने अभी हाल बता दिया ना कि नगरीयकृत सभ्यता है, व्यापारियों की चलेगी, जिसके पास ज्यादा पैसा, जितना बड़ा व्यापारी कोई व्यक्ति, उसकी अहमियत उतनी ज्यादा, जितनी अहमियत ज्यादा, उस हिसाब से फिर वो मामला कर लगाने का, फलाने लगाने का, कैसी व्यवस्था होगी, वो सब डिसाइड कौन कर रहा है? भैया मुकेश अंबानी साहब कर रहे होंगे। यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री और ऐसा कोई पद देखने नहीं मिलता है, ना कोई राजा देखने मिलता है। ठीक है सर, सिंधु घाटी सभ्यता आपने बताया 2400 से लेकर 1700 बीसी तक विस्तारित रही। सर ऐसा क्या हो गया इस 1700 बीसी के अंदर में कि इतनी बड़ी सभ्यता जो भारत और पाकिस्तान के इतने विशाल क्षेत्र पर फैली थी, समाप्त हो गई? अब केवल उसके अवशेष मिले हैं। कई सारे लोग कई सारे कारण बताते हैं, जैसे कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को एक बहुत बड़ा कारण बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ और सैंधव सभ्यता समाप्त हो गई, कुछ लोग बाढ़ को भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं कि सिंधु नदी में एक बार बहुत तेजी से बाढ़ आई और उसी बाढ़ के कारण वो सारी की सारी कहानी क्या हो गई, चौपट होने लगती है। क्लैरिटी है? इस जगह पर है ना टेराकोटा का इस्तेमाल बहुत हुआ है। एक टेराकोटा शब्द आता है, आपके एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा। सर टेराकोटा क्या होता है? जब आप किसी भी मिट्टी को आग में पका दोगे तो उसी के लिए क्या शब्द आता है? टेराकोटा शब्द आता है। तो यहाँ पर भले ही ईंट के लिए काम हो या भवन निर्माण में काम हो, तो टेराकोटा का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। क्लैरिटी है? अब अंतिम बात, अपन अंतिम सेगमेंट में है, यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होगी कि सर कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान हैं और उसके महत्वपूर्ण कौन कौन से साक्ष्य हैं, कितनी हमको बातें याद रखना है, आप तो इतना बताओ। पहला है शहर मोहनजोदड़ो, इसी को शब्दार्थिक अर्थ में कहा जाता है मृतकों का टीला। मतलब कई सारे लोग यहाँ पर निपट के गड़ गए हैं, उसको मृतकों का टीला कहा जा रहा है, इसका अर्थ है। यहां से सबसे मेन क्या मिला है? सबसे बड़ा अन्नागार, बता चुका हूं मैं। यहां पर से क्या मिला है? स्नानागार, जहां पर किसी भी महोत्सव के अंदर में सभी लोग इकट्ठा होते थे। यहां पर से क्या मिली है? पशुपतिनाथ की मोहर। यहां से क्या मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। यहां पर से शव को क्या मिले हैं? जलाने के साक्ष्य मिले हैं, अभी हाल मैंने आपको बताया था। यहीं पर से क्या मिला है? दाढ़ी वाला पुजारी, अभी फोटो दिखाया था, याद रखते जाना, सारी चीज दिमाग में होना चाहिए। अगर हम बात करें हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा में सबसे मेन मिला है हमें वो मोहर जिसमें वो एक सींग वाला जानवर देखने मिलता है। हो सकता है कि इस समय पर इसकी बड़ी क्या पूछ परख होगी, बहुत सारे लोग इसको मानते होंगे। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जिनकी ये सभी लोग क्या करते थे? पूजा करते थे हड़प्पा शहर से। और सर और क्या चीजें हैं? तो भैया कालीबंगन में चले जाओ। कालीबंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ऐसा खेत जो जुता हुआ है, मतलब कृषि अपने चरम स्तर पर थी, इसके प्रमाण यहाँ पर देखने मिलते हैं। साथ ही साथ पकी और अलंकृत डिजाइनिंग जो ईंट है हाँ देखने मिल रही है, जो जोड़े में समाधि थी वो देखने मिल रही है, चूड़ी बनाने का कारखाना देखने मिल रहा है। अर्थात यहाँ के लोग थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग वाले भी थे, फैशन में भी विश्वास रखते थे। अग्निकुंड भी मिल रहा है। ठीक है, सुरकोटदा, यहाँ से क्या मिला है? घोड़े के अवशेष मिले हैं। मतलब घोड़े के बारे में बहुत तो नहीं, परंतु कुछ प्रमाण आपको देखने मिल सकते हैं। लोथल, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, बंदरगाह है और सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। किसके साक्ष्य मिले हैं? भैया धान के और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ कई सारी चीजें और मिलेंगी, मन का बनाने का कारखाना मिलेगा। या वो किसके बारे में याद रखना है? भैया लोथल के बारे में याद रखना है। ठीक है, अंतिम कहानी फिर समाप्त कर दूंगा सेशन को, धोलावीरा।
इसके बारे में बहुत सारी स्टडी होना बाकी है। जब आप जल निकासी पैटर्न की बात करते हो, जब आप बांध की बात करते हो, जब आप जलाशय की बात करते हो, जब आप वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हो, जल संरक्षण की बात करते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस गुजरात के शहर धोलावीरा को, क्योंकि आज भी ये भारत के अंदर में जल संरक्षण की कई सारी तकनीकों के बारे में बताता है, समझाता है और कहता है कि मैंने जो काम 2400 बीसी के आसपास में कर लिया था, अब कम से कम तुम लोग कर लो ताकि जल का संरक्षण हो पाए। तो आज के सेशन के अंदर में मैं थोड़ा समअप कर देता हूं। मैंने पहले बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मानचित्र पर कहां कहां पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे नाम क्या थे, यहाँ की लिपि कैसी थी जो कि पढ़ी नहीं गई है, यहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी है, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ की महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं और सबसे महत्वपूर्ण इन शहरों की व्यवस्था कौन सी है। आज के सेशन में इतना ही। मैं मान के चल रहा हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ऐसे ही कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में और जानना है, जिसके लिए मैं वन शॉट वीडियो लेकर आपके सामने आऊं। तो नमस्कार, मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोग का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।